हेलो गाइस, मेरा नाम डॉक्टर लोकेश वासनी है। मैं आज आपको RL RC सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। जनरली सेमेस्टर्स एंडिंग में जो ETE के पेपर होते हैं, इंटर्म पेपर, उनमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं RL RC सर्किट में, वो मैं सिंपल वे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं कोई भी एक रेजिस्टेंस और एक RL या RC सर्किट आप मान लीजिए एक है। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले सोर्स वो दो तरीके के देगा, जैसे 230 sin 100 pi t, या तो वो सोर्स ये देगा या फिर वो जैसे उसने दिया, मान लीजिए 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अगर उसने ये दिया तब कैसे सॉल्व होगा सर्किट, और उसने 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज दिया तब सर्किट कैसे सॉल्व होगा। ओके, दूसरा वो रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम जैसे लिखा उसने, सपोज करिए 2 ओम, और इसको अगर ये जो रिएक्टिव एलिमेंट है इसमें उसने ऐसे लिखा 3J का मतलब सीधा सीधा हो गया, 3J का मतलब हो गया ये 3 ओम, और 3J ना देके वो 3 हेनरी दिया, यानी 3 मिली हेनरी या 3 हेनरी संबंध करा, तो ये इंडक्टेंस दिया उसने, और यहाँ पर 3J दिया, तो इसका मतलब है कि उसने इम्पीडेंस में दिया है, यानी रिएक्टेंस में उसने वैल्यू कवर करा है। अब इसमें किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, इसी से ही संबंधित क्वेश्चन आएगा। तो हम पहला क्वेश्चन हमारा जैसे स्टार्ट करते हैं, हम पहला क्वेश्चन वो पूछेगा, डिटरमाइन इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, यानी होल डिटरमाइन। अगर सपोज कीजिए उसने इतना दिया है, तो डेफिनेटली ये और ये दोनों इम्पीडेंस हो गए, और इन दोनों का सम ही हमारा इम्पीडेंस होगा। तो इसे हम सीधे कुछ ना करके इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये हो गया मेरा इम्पीडेंस, पहला क्वेश्चन। अगर ये इस तरीके से ना दे के 3 हेनरी दिया है, तो इसको हम सबसे पहले हेनरी को चेंज करेंगे रिएक्टेंस में, और हेनरी को चेंज करना मुझे आता है कैसे, 2 पाई FL, जो कि हमने 12th क्लास में भी पढ़ा था, XL इज इक्वल टू 2 पाई L, यानी कि ओमेगा L। अब ये 2 पाई FL हम कैसे निकालेंगे, हम निकालने का तरीका होता है 2 इंटू पाई इंटू F। अब F में देखूंगा कि F कहाँ है। अगर मुझे वोल्टेज सोर्स में उसने 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज दिया है, अगर उसने वोल्टेज सोर्स में मुझे 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज दिया है, ऊपर वाला नहीं दिया है, तो मैं यहां पर 50 हर्ट्ज रख दूंगा। ओके, और अगर उसने मुझे ऊपर वाला वोल्टेज सोर्स में 230 sin 100 पाई t दिया है, तो मैं सिंपली ओमेगा की वैल्यू, क्योंकि ये क्या है, इतनी टर्म ओमेगा है, यानी इसे 230 साइन ओमेगा टी, तो ये ओमेगा को उठा के मैं सीधा कर दूंगा, यानी 100 पाई इंटू 3, तो ये मेरा एक्सल आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से, अगर दोनों सोर्स में से कोई एक सोर्स दे रखा है, तो किस तरीके से मैंने एक्सल की वैल्यू निकाल के और फिर मैं पुट कर दूँ। फिर Z इज इक्वल्स टू 2 प्लस यानी XL, यानी कि R प्लस XL की वैल्यू में JXL की वैल्यू में रख दूंगा। अच्छा, अगर उसने ये दिया है 3 हेनरी, तो J मैं खुद लगाऊंगा, और अगर उसने 3 हेनरी में नहीं है और 3J दिया है तो उसमें लगा ही है 3J, तो मैं अलग से 3J नहीं लगाऊंगा। तो सिंपली आपने देखा कि इम्पीडेंस मैंने कैसे निकाला, दोनों सोर्सेस और दोनों तरीके के रिएक्टेंस होने से। ओके, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है
कि करंट, सर्किट में करंट कैसे निकालते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मैंने दोनों तरीके से निकालने पर मेरा वैल्यू यही आई 3J, मैंने करने पर मेरी वैल्यू जो आई 3J आई। अब मैं इसमें, मुझे कहा गया कि करंट बताइए, तो मैंने कहा ओके, करंट इज इक्वल टू, सीधी सी बात है, VRMS अपॉन Z। अब अगर मेरा नीचे वाला, ये ऊपर वाला दिया है 230 sin 100 पाई टी, तो मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँगा 230 अपॉन √2। ये मैं इसलिए करूँगा क्योंकि ये जो चीज़ होती है ये होती है एम्पलीट्यूड, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा RMS वैल्यू जो होता है मैक्स वैल्यू का √2 टाइम्स होता है। तो मैं इसको पहले तो मैं चेंज करूँगा RMS वैल्यू में, और फिर इम्पीडेंस की वैल्यू यहाँ 2 + 3J कर दूंगा। इससे मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, अगर इफ ऊपर वाला नहीं दे रखा है, ये मैंने लिख देता हूँ फर्स्ट सोर्स की वजह से। अगर मान लीजिए ऊपर वाला सोर्स नहीं दे रखा, फर्स्ट सोर्स नहीं दे रखा बल्कि सेकंड सोर्स दिया है, तो मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा। सिंपली कुछ नहीं रखना, क्योंकि ये जो वैल्यू दी होगी उसने 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, तो 230 वोल्ट जो दिया है ये सीधा RMS ही वैल्यू देके वो रखा है, तो 230 वोल्ट और फिर 2 + 3J। इसमें मैं कुछ नहीं चेंज करूँगा। ये हमारा करंट निकालने का प्रोसेस होता है। ये है बहुत छोटी छोटी चीज़ें कि आपको लग रहा होगा कि क्या बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता है कि ये किस तरीके से आया। हम ये कभी आपने देखा हो बुक्स में, कभी सवाल वो क्वेश्चन 230 sin 100 पाई टी दिया है, कभी 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज दिया है। अब हम किस तरीके से करें, कभी √2 रख रहा है, कभी नहीं रख रहा है, तो ये आपको इससे क्लियरेंस पता चल जाएगा। ओके, अब इस तरीके के सवाल अगर मुझे सेमेस्टर एंड में आ रहे हैं और मुझे सॉल्व करने हैं, तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ करके भी कर सकते हैं। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं उसे आपको चलाने का तरीका बता सकता हूँ कि किस तरीके से, और साथ में आप उसका नंबर भी भेजिए, क्योंकि हर साइंटिफिक कैलकुलेटर की हर फंक्शन अलग अलग होता है। तो मैं आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से किस तरीके से सवाल, यानी ये हो गया आपका रेक्टेंगल फॉर्म में, इसको पोलर फॉर्म में कैसे बदलना है, कितने एंगल निकालना है, कैसे करना है, ये मैं आपको बता दूंगा। ओके, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके इसको मैं पोलर फॉर्म में ला दूंगा। तो पोलर फॉर्म में लाने के बाद, हाँ, तो मैं सर्किट सेकंड की तरफ से तो मैं सेकंड सोर्स को लेके चलता हूँ कि 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज दिया है, इससे मैं इसके I की वैल्यू निकालता हूँ। ओके, अगर आपके क्वेश्चंस में फर्स्ट नंबर का सोर्स की तरीके से दिया है तो आप इस तरह से निकालें। अभी मैं सेकंड सोर्स को मान के चल रहा हूँ कि हमें दिया है, तो इसकी वैल्यू मैं निकालता हूँ 230। अब इसको मैं ये आपका रेक्टेंगल में दिया है, तो इसको मैं पोलर में बदलता हूँ। तो पोलर में करने के लिए 2 3, ये मैंने इसको चेंज कर दिया है, तो ये आ गया 3.6 एंगल 56.3, ये मेरा आ गया। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ 230 अपॉन 3.6, तो ये आ गया 63.8 एंगल -56.3, यानी कि करंट जो है, करंट का मैग्नीट्यूड है मेरा 63.8 एम्पियर। और ये वोल्टेज से, चूँकि वोल्टेज को मैंने कितना माना है 230 वोल्ट, तो इसको आप इमेजिनरी मान सकते हैं कि 230 वोल्ट 0 एंगल पर ये चल रहा है। तो 0 एंगल से ये जो करंट है मेरा -56.3 डिग्री लैग पे चल रहा है। क्योंकि ये इंडक्टिव एलिमेंट है, तो हम जानते हैं कि इंडक्टिव एलिमेंट हमारा हमेशा करंट जो होता है लैगिंग पे चलता है। तो यहाँ पर ये आ गया करंट की वैल्यू। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो दूसरा क्वेश्चन होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस
अब कंडक्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करता हूं कि एडमिटेंस निकालता हूं। एडमिटेंस क्या होता है, देखिए आपने जो पढ़ा होगा कंडक्टेंस क्या होता है, हमेशा रेसिप्रोकल ऑफ आर। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली एक गलती कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कंडक्टेंस जी निकालने के लिए 1/r कर दिया और इसको लिख दिया 1/2 यानी कि 0.5 mho, जो कि ये गलत है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको इम्पीडेंस की वैल्यू जो आपकी निकली, इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी निकली थी 2 + 3j, उसको आप सिंपली चेंज करेंगे रेसिप्रोकल में। रेसिप्रोकल कहता है एडमिटेंस, एडमिटेंस आपका निकल के आया, तो ये आया 1/2 + 3j। अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो ये मेरा निकल के आएगा, अरे यार साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, दो दूनी 4, हाँ तो एडमिटेंस आ गया मेरा 1/2 + 3j। इसको मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूं तो ये आ गया मेरा 13 और 2 - 3j। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2/13 - 3/13j। तो ये जो मेरा निकल के आया ये है मेरा कंडक्टेंस, जिसको मैं G से डिनोट करता हूँ, और ये मेरा निकल के आया ससेप्टेंस, जिसको मैं B से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो हमेशा एडमिटेंस को हम कैसे लिखते हैं, G प्लस BJ। ये हो गया। अगर उसमें पूछते हैं क्वेश्चन कि बताइए इस सर्किट का कंडक्टेंस कितना होगा, तो वो हो गया G, और ससेप्टेंस कितना हो गया, वो हो गया B। ससेप्टेंस जो होता है रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो ये मेरा ससेप्टेंस आ गया 3/13 और कंडक्टेंस आ गया मेरा कंडक्टेंस आ गया 2/13 और मेरा ससेप्टेंस आ गया 3/13। ओके, अब अगला क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, या पावर फैक्टर कितना होगा। तो पावर फैक्टर सिंपली आप ऐसे निकालेंगे, आप देखेंगे सबसे पहले कि आपका V कितना था, 230 एंगल 0 डिग्री। यहाँ पर कोई एंगल नहीं दिया था तो हम मान के चलेंगे एंगल, और आपका करंट की वैल्यू कितनी थी 63.8 एंगल -56.3। तो इसका मतलब हो गया कि अगर कोई मेरा वोल्टेज 0 डिग्री पर है और करंट मेरा 56.3 डिग्री पर है, माइनस में ये वोल्टेज ये करंट, तो यानी कि मेरा पावर फैक्टर होता है हमेशा, पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू cos फाई, और ये क्या है फाई, दिस इज फाई। तो cos की वैल्यू 56.3, तो ये मेरा पावर फैक्टर हो गया। और पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, यानी इसमें अगर निकालूं तो cos 56.3, यानी ये वैल्यू आ गई, पावर फैक्टर आ गया मेरा, पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू 0.555। ओके, 555। अगर सपोज कीजिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और आगे बढ़ाता हूं, मेरा करंट अगर मान लीजिए वोल्टेज यहां पर दिया होता
230 वोल्ट एंगल 10 डिग्री, और मेरा करंट निकल के आता 56.3 एंगल 32 डिग्री माइनस में। तो जो पावर फैक्टर होता वो इनके बीच का डिफरेंस होता। अब देखिए, मान लीजिए मैं एक रेफरेंस लाइन खींचता हूं, ये रेफरेंस लाइन है, तो इससे 10 डिग्री, ये 10 डिग्री हो गया वोल्टेज, और इस रेफरेंस लाइन से -32 डिग्री, यानी कि ये हो गया -32 और ये हो गया 10। तो टोटल मेरा जो बना पावर फैक्टर, ये बन गया मेरा 42 डिग्री। तो यानी कि पावर फैक्टर जो हो गया cos 42। तो हम जो पावर फैक्टर का मतलब समझते हैं, पावर फैक्टर निकालते कैसे हैं, वोल्टेज का जो एंगल है और करंट का एंगल है, उनके बीच के डिफरेंस है। मान लीजिए अगर यही चीज इस तरीके से होती कि वोल्टेज भी मेरा माइनस में और करंट भी मेरा माइनस में, तो मैं, अब जैसे मैंने रेफरेंस लाइन लिखी, वोल्टेज मेरा ये -10 और ये मेरा कितना, करंट मेरा है यहां से 32, तो डिफरेंस कितना आ गया 22 डिग्री। तो मेरा पावर फैक्टर कितना हो जाएगा cos 22 डिग्री। यानी हम जो डिफरेंस देखते हैं वोल्टेज और करंट के एंगल का डिफरेंस जो होता है वही मेरा इनका कोसाइन जो होता है, कोसाइन ऑफ वोल्ट डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ओके, तो ये मैंने निकाला 22 डिग्री, तो ये मेरा हो गया पावर फैक्टर। ओके, अब मैं बात करता हूं पावर की। हमारे पास हम पावर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, पावर S इज इक्वल्स टू P प्लस जे क्यू, P प्लस माइनस जे क्यू। अगर इसमें S क्या होता है, S होता है कॉम्प्लेक्स पावर। कॉम्प्लेक्स हम कॉम्प्लेक्स, एपरेंट, टोटल पावर ही बोलते हैं। जो S होता है इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स, टोटल, एपरेंट पावर। इसकी यूनिट होती है VA, इसकी यूनिट होती है VA, वोल्ट एम्पियर। इस P को हम कहते हैं रियल पावर, आपका एक्टिव पावर। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वाट। ओके, ये होता है रिएक्टिव पावर। अब इसकी जो यूनिट होती है वो होती है VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ओके, इसको हम इमेजिनरी पावर ही बोलते हैं और रिएक्टिव पावर ही बोलते हैं। अब इनको हम निकालेंगे कैसे, सिंपल सा फॉर्मूला होता है S इज इक्वल्स टू V इंटू आई, जो आपका I आया था, S इज इक्वल्स टू V इंटू आई कंजुगेट। अब I कंजुगेट का कैसे मतलब है, मान लीजिए आपका I की वैल्यू आपकी जो निकली, सपोज कीजिए कि I की वैल्यू निकली x प्लस जे वाई। क्या निकली, x प्लस जे वाई, ये कुछ भी निकली। तो इसका कंजुगेट कैसे निकालते हैं, कंजुगेट निकालने का तरीका ये होता है x और y, यानी इमेजिनरी और रियल वैल्यू हम यहां रखें। तो अब ये देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा x और y का जो ऑर्डिनेट और एप्सिका जो आए वो इधर आए, x, y। तो इसको मैं x एक्सिस को या रियल एक्सिस को मैं एक मिरर मान लूंगा, और जो इसकी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी यहां, x, माइनस y। तो ये हो गया इसका कंजुगेट। तो v इंटू आई कंजुगेट क्या है, आई कंजुगेट होता है इसका x माइनस जे वाई, और v जो आपने निकाला है
ओके, V आपका जो निकला हुआ है 230 वोल्ट। तो इसमें करने पर जो वैल्यू आई -230Y, वो आपकी ये हो गई रियल पावर और ये हो गई आपकी रिएक्टिव पावर। आई जो आपने उधर निकाला था, आई आपने निकाला था, नहीं निकाला था, ये 230 एंगल 0 डिग्री अपॉन 2 + 3J करके सिंपली, तो यही है आपका। आपने क्या फिर आई की वैल्यू निकली थी ना, J 230 2 - 3J अपॉन 13, और यह आ गया था 213 × 2 अपॉन 13 माइनस 230 × 3 अपॉन 13J। ये आई की वैल्यू आई थी, नहीं आई थी? ये आपका हो गया x, ये हो गया आपका y। तो इससे आप रियल और आपका रिएक्टिव पावर निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका और होता है कि एक तो आपने इस तरीके से निकाल लिया, एक आपका P निकालने का तरीका होता है कि आप सीधे सीधे P = होता है VI cos थीटा या cos फाई, और Q = VI sin फाई। आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने किस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको बताए। इसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है? अच्छा, एक हो सकता है फेजर, ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ। अब फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं? वैसे मेरी फेजर डायग्राम की अगली एक क्लास अपलोड होने वाली है, लेकिन मैं आपको सिंपली एक छोटा सा फेजर डायग्राम का यहाँ पर बता देता हूँ कि आप फेजर डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं। कि आप सिंपली आप ड्रॉ करिए एंगल ऑफ V। यहाँ पर एंगल कितना है अभी? 230 एंगल 0 डिग्री। तो मैंने यहाँ पर V एंगल ड्रॉ कर दिया। करंट कितनी है? अब आपने करंट यहाँ पर देखी कि करंट मेरी कितनी निकल के आई थी? 53। जो भी निकल के आई थी वो आपने करंट 56.3 निकल के आई थी। तो ये आपका फेजर डायग्राम हो गया। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब अगर यहां पर इंडक्टर ना देके कैपेसिटर देता तब क्या होता? तब भी कुछ नहीं होता। तब आप सिंपली इसको वैसे ही सॉल्व करते। अच्छा, एक चीज और, इंडक्टर में जो इम्पीडेंस होता है यानी XL जो होता है हमेशा जैसे 3J, तो ये प्लस में लिखा होगा, और कैपेसिटर में हमेशा -3J जो रिएक्टेंस होगा वो माइनस में लिखा होगा। अगर इसके आगे -3J लिखा है तो इसका मतलब है कि ये ससेप्टेंस है। इंडक्टर के आगे अगर -3J लिखा है तो इसका मतलब ससेप्टेंस है, और अगर कैपेसिटर के आगे +J लिखा है, प्लस कोई मैग्नीट्यूड +J लिखा है, अगर यहाँ पर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये इम्पीडेंस है, और यहाँ प्लस आ रहा है, प्लस मान लीजिए सपोज +3J, तो इसका मतलब है कि ये ससेप्टेंस है, और अगर इंडक्टेंस में -3J आ रहा है तो ये ससेप्टेंस है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना हमेशा। ओके, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा आपने करा था कि अगर आपके सोर्सेज दोनों अलग अलग आए तो कैसे करना। बस इतना अंतर होता है इंडक्टेंस और कैपेसिटर में कि यहाँ +3J आ जाए, यहाँ +J होगा या -J होगा, और कुछ नहीं। हाँ, एक चीज़ और कि ये जो टोटल पावर में जब हम बात करेंगे तो ये JQ जो आया, यहाँ पर रिएक्टिव पावर, ये रिएक्टिव पावर जो इंडक्टर होता है वो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है, यानी कि रिएक्टिव पावर ये डिसिपेट करता है, खींचता है।
सोर्स है। जबकि अगर यही चीज़ मैं ये एल की बात कर रहा हूँ, अगर यही चीज़ मैं कैपेसिटर की मैं बात करूँ तो ये रिएक्टिव पावर देता है, इसीलिए हम इसको रिएक्टिव पावर कंपनसेटर या रिएक्टिव पावर जनरेटर भी बोलते हैं कैपेसिटर को। और ये जो होता है इंडक्टर, ये रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, रियल पावर या एक्टिव पावर दोनों डिसिपेट करते हैं, इसमें कोई जनरेटर नहीं है, यहाँ दोनों ही जने डिसिपेट करते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगर कोई आपको डाउट या कुछ भी आपको लग रहा है कि कमी रह गई तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर शो करें। ओके, थैंक यू, है ना। चल भाई इसको, लेकिन इसमें एडिटिंग बहुत है। बहुत जगह एडिटिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको आज मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।